हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टर्न पे टॉपिक चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हमने कुछ ऑर्गेनल्स पढ़ लिए थे। अब हम आगे के ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर की तरफ, अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें सबसे बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, बस अंतर क्या है, पादप कोशिका में सेल वॉल जो होती है या कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। देखिए आप इस स्लाइड में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे बाहर प्लांट सेल में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो सबसे बाहर की कवरिंग को हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इनमें से आज हम जिन ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे वो हैं सेल वॉल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट। इतने ऑर्गेनल्स को हम पढ़ेंगे। आइए चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल को देखते हैं। देखिए, सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, ये आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की। सबसे बाहर की एक लेयर होती है प्लांट सेल की, जिसकी वजह से पौधों को ये क्या करती है, आकार प्रदान करती है। और किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है और कठोर आवरण प्रदान करता है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है ये भी कई सारी लेयर्स में डिवाइड होती है, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इसके बीच में मिडिल लैमेला पाई जाती है यानी मध्य पटलिका। तो इस तरीके से कई सारी लेयरिंग से मिलकर ये बनती है क्या, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी जो है लेयरिंग से मिलकर बनती है। और आपको पता ही है ये कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, फिर वैक्यूल और बाकी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब इस ये जो कोशिका भित्ति होती है इसमें और भी बहुत सारे, जैसे सेलुलोज होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल में, जैसे ये सेकेंडरी सेल वॉल है तो ये सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज और लिग्निन से, लिग्निन भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती है जो कि दृढ़ता प्रदान करती है कोशिका को। कोशिका की जो भित्ति होती है उसको दृढ़ता प्रदान करती है और पौधों का आकार इसी वजह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गई कोशिका भित्ति। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आपको पता है ये कोशिका भित्ति है, तो हम जीव द्रव्य किसे कहेंगे, न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आपको पता है कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो साइटो और बीच में होता है न्यूक्लियस। तो इन दोनों को मिलाकर, यानी बीच का जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये कैसा, एक अर्ध पारदर्शक, मतलब पूरी तरीके से पारदर्शी भी नहीं होता है, पूरी तरीके से अपारदर्शी भी नहीं होता है। तो ये अर्ध पारदर्शक होता है, रंगहीन होता है और जेली के समान एक पदार्थ होता है जीव द्रव्य, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरने वाला पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक। तो ये जो जीव द्रव्य है ये प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज किसने की थी, हक्सले, मतलब इसका पता हक्सले ने लगाया था, ठीक है। हक्सले नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसको क्या कहा था, जीवन की भौतिक आधारशिला, ठीक, जीवन की भौतिक आधारशिला इन हक्सले ने कहा था। और जीव द्रव्य की खोज इन्होंने नहीं की थी, खोज इन्होंने की थी डुजार्डिन ने। किसने की थी, डुजार्डिन ने, इन्होंने खोज की थी, ठीक। तो जो जीव द्रव्य होता है वो एक कोलॉइडी विलेन होता है। कोलॉइडी विलेन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा
एक समांगी और विषमांगी पदार्थों के बीच की अवस्था, ठीक है, वो कोलॉइडी विलयन कहलाती है। तो उस तरीके का ये होता है और इसमें जो है कण जो है समान रूप से फैले रहते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में और देखिए इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं, ठीक। आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है या वैक्यूल है या और भी सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगर प्लांट सेल है तो एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाएगी और एनिमल सेल है तो उसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाएंगी, ठीक है। तो जो प्लांट सेल की वैक्यूल होती है, प्लांट सेल की वैक्यूल बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली वैक्यूल छोटी छोटी होती हैं। तो इसकी जो ये वैक्यूल है, इसकी आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे कि कोशिका के बाहर की जो लेयरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति या फिर सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर, लेकिन इसकी जो लेयरिंग होती है उसे बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक जल और बहुत सारे खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, कार्बनिक एसिड, ये सब कुछ भरे होते हैं एक द्रव के रूप में। द्रव होता है, जल भी होता है ना। तो इसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, सेल सैप या रिक्तिका रस, क्योंकि वैक्यूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्तिका। इसके अंदर पाया जाने वाला जो मटेरियल है उसे रिक्तिका रस बोलते हैं। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, जल है, भोजन है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, उनका स्टोरेज करना, ठीक है। और इसकी एक विशेषता होती है कि कोशिकाओं को टर्जिडिटी मतलब स्फीति, उसमें तनने की सामर्थ्य, फुलाए रखने की, मतलब कि एक तरीके से कोशिका को अपने आकार में बनाए रखने की सामर्थ्य प्रदान करती है। ये जो इसके अंदर सेल से भरा होता है या जो ये वैक्यूल होती है वो, ठीक है। तो ये होती है वैक्यूल, काफ़ी बड़ी सी पाई जाती है, लिखा है इसमें सेंट्रल वैक्यूल, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। तो गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण, गोल्जियोसोम, ये सब भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज जो है वो किसने की थी, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, ठीक। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी और इसका आकार जो होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, ऐसे नीचे से उत्तल शेप में और अंदर से ऐसे अवतल शेप में। ये उत्तल सतह जैसी होती है और ये अवतल सतह जैसी होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको बोलते हैं सिस्टर्नी, इसे बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और इस वाले फेज मतलब इस वाली सतह को हम बोलते हैं ट्रांस फेज और ऊपर वाली सतह को हम बोलते हैं सिस फेज, ऊपर लिखा है सिस फेज। तो इसके अलावा इसमें बहुत सी छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, गोल गोल। ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इसको तो हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो इस तरह से जो नीचे वाली फेज होती है उसमें ये जो सिस्टर्नी है, ये जो लंबी लंबी आपको संरचनाएं दिख रही, ये नीचे से बनती रहती हैं लगातार, और ये ऊपर से इसकी जो वेसाइकल्स हैं ये सारी ये अलग होती रहती हैं। ये क्या होती हैं, थैलियाँ जैसी होती हैं और इसमें बहुत सारे पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपिड्स है, स्टीरोल्स है, ये सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। कि क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों की, जैसे कोशिका में बहुत सी ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके निर्माण में या कहीं पर ज़रूरत होती है तो ये संचित करके रखते हैं और इसमें
इनका सिक्रीशन करते रहते हैं, ये जो वेसाइकल्स होती हैं इनके अंदर। ठीक है, इन अगर पौधों की अगर हम बात करें तो पौधों में इनको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ठीक है, इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं पौधों में। और गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी तो एनिमल सेल में बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जैसे आपको पता है कि जो ये कोशिका होती है, आपको पता है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, नई बनती रहती हैं और पुरानी वाली डेड होती रहती हैं। तो एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो बीच में बनती है एक प्लेट, सेल प्लेट, जिससे कि एक सेल, मान लीजिए एक ये सेल है, इसमें एक प्लेट बनी तो ऊपर वाली एक नई सेल बन गई और एक नीचे वाली नई सेल बन गई, इस तरीके से। तो बीच में इनको डिवाइडेशन होता है, इसको यहाँ पर बनती है एक सेल प्लेट। इसका निर्माण करने में ये गोल्जी बॉडी जो है वो हेल्प करती है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था गोल्जी एपरेटस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है लवक, प्लास्टिड, जिसकी खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी। हैकेल ने इसकी खोज की थी। और ये जो होते हैं लवक, ये किस में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लास्टिड, प्लास्टिड को ही हमें हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन लवक और ल्यूकोप्लास्ट मतलब रंगहीन लवक। ठीक, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट इसका ही एक पार्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट को तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट में जो ये तीन डिवाइडेशन है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट को संचित करेगा, इलायोप्लास्ट वसा का संचय करेगा और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करेगा। इस तरीके से इन तीनों को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जिसकी वजह से पौधे का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस तरीके की होती है, पत्तियों में ग्रीन भाग जो होते हैं उनमें ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनल होता है या जो कोशिकांग होता है, ये दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है। देखिए सबसे बाहर क्या है? सबसे मतलब बाहर की तरफ पाई जाती है आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन यानी भीतरी झिल्ली, और इसके अंदर एक बेस मटेरियल यानी पदार्थ द्रव भरा होता है, जेल वाला द्रव भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा जो है एक जेल की तरह पदार्थ होता है। और ये जो आप इसको बहुत सारे ढेर देख रहे हैं, ये झिल्लियों से बने ही ये क्या है? एक झिल्ली जो होती है आपस में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होती चली जाती हैं। इस पूरे ढेर को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। ठीक है, और तो ये थाइलेकोइड जैसे एक बार ऐसे इसने राउंड में आया तो ये थाइलेकोइड, एक थाइलेकोइड, दूसरा थाइलेकोइड, तीसरा थाइलेकोइड, चौथा थाइलेकोइड, इस तरीके से ये एक ढेर की संरचना बना लेती है। और इस एक पूरे ढेर को हम बोलते हैं ग्रेनम। और ये ग्रेनम आपस में देखिए जुड़े होते हैं एक से दूसरा, ये तो इसको हम बोलते हैं, जो ये आपस में ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसे हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली का मतलब, लैमेली क्या है? एक झिल्ली जैसी संरचना ही होती है, इसको हम लैमेली बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली से ये जो जितने भी, देखिए एक झिल्ली होगी मतलब एक बार ऐसे करके एक बना तो एक थाइलेकोइड, दूसरा थाइलेकोइड, और इसी प्रकार से पूरा ढेर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। ठीक है, मतलब एक झिल्ली जैसी ही संरचना होती है, उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। और आपको पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं?
क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल भोजन के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है भोजन के निर्माण में हेल्प करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पौधों में वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है और भोजन का निर्माण यहीं पर होता है। ठीक है, स्ट्रोमा वाला भाग जो है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो भागों में संपन्न होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो इस ग्रैनम वाले भाग में होती है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो इस स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। तो इसका वर्क आपको पता चल गया कि इस भोजन के संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज आपने इतने ऑर्गेनल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें हम अगले जो ऑर्गेनल्स बचे हैं उनको पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।